बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 अक्टूबर बरोज़ सोमवार यानी आज 3 इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत थी। पहली समाअत हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस की समाअत, उनकी तकरीर दिखाने के हवाले से, और दूसरा जो केस था वो था बशीर मेमन साहब, साबिक DGFI, उनकी पेंशन के हवाले से। ये दोनों केसेस जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुने। जबकि जो तीसरा केस था वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से था, करप्शन केस के हवाले से था। नैब का केस जिसमें बाबा रवान साहब की बर्रियत को चैलेंज कर रखा था नैब ने, उस केस की समाअत थी। वो 2 रुकनी बेंच ने की, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। पहले आज जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर ना दिखाने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले अतर मिनल्ला साहब ने वकील से सवाल किया कि आप पहले बताएं कि ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है, बताएं आपके कौन से हकूक़ जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और अतर मिनल्ला साहब की जानिब से बार बार एक सवाल पूछा गया कि ये बताएं कि क्या ये मुतलका फ़ोरम है जिस फ़ोरम पर आप आए हैं, पहले ये बताएं कि कौन सा फ़ोरम है जिस पे आपको पहले जाना चाहिए था। वो प्रॉपर जवाब नहीं दे सके। एक मौके पर उन्होंने कहा जी मुझे पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा ये पार्लियामेंट में जाने का मामला नहीं था। तो ज़ाहिर है ये पैमरा का मामला था, उनको वकील साहब नहीं बता पाए कि मुझे पहले पैमरे में जाना चाहिए था। अतर मिनल्ला साहब ने उनको कहा कि आप अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये टाइम जो है हमें दीगर जो केसेस हैं पेंडिंग उनको उनकी समाअत पर ये टाइम खर्च करना चाहिए। क्या मैं आपका मामला बार कौंसल को भेज दूं, उस फोरम को भेज दूं जिसने आपको लाइसेंस जारी किया है? तो अब इस पे फैसला महफूज है, अदालत की जानिब से फैसला जारी किया जाएगा। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जब ये वीडियो अपलोड होगी शायद उस वक्त वो फैसला जारी कर दिया गया हो, लेकिन जैसे ही आएगा तो उस पर बात करेंगे कि इस हवाले से अदालत क्या फ़ैसला देती है। लेकिन आज जो वकील थे वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए काबिल समाअत होने पर, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर, क्योंकि वो पहले जो मुतलका फोरम्स थे उन पर जाने के बजाय डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए थे। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पार्लियामेंट मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, तो आप ये मामला डायरेक्ट जो है वो इस अदालत में ले आए हैं। इस सियासी केसेस इस अदालत में नहीं आने चाहिए। इसके बाद दूसरा जो केस था वो मैंने आपको बशीर मेमन साहब को बताया, लेकिन उसकी समाअत के हवाले से मैं अलग किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, वो सारा उसका बैकग्राउंड। और आज बशीर मेमन साहब के हक में फ़ैसला आया है। तीसरा जो केस था वो अतर मिनल्ला साहब और आमिर फारूक साहब ने समाअत की नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, और इसकी कोई 85 मिनट की समाअत थी। और इस केस का बैकग्राउंड इमरान वसीम साहब अपनी वीडियो में बता चुके हैं। फ़याज़ महमूद साहब भी इसके ऊपर वीडियो ज़ाहिर अपनी करेंगे और बताएंगे चीज़ें। मैं मुख्तसर सी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। ज़ाहिर है 85 मिनट की समाअत का मुकम्मल अहवाल उस तरह से सामने आपके नहीं रखा जा सकता, लेकिन आज जो है वो 3 जो है वो दरख्वास्तें एक तरह से सुनी जानी थी। एक दरख्वास्त इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें 2 अपीलें थी, और एक जो है वो जो बरीयत के ख़िलाफ़, बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी वो थी। जो जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी साहब हैं उनको और डॉक्टर बाबर अमान को, इन दोनों को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था, और इन दोनों की बरीयत को नैब ने चैलेंज कर रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जबकि दूसरी तरफ मसूद चिश्ती साहब जो हैं उनको एहतसाब अदालत ने उनकी बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, उनको बरी नहीं किया था, तो उन्होंने उस फैसले को चैलेंज कर रखा था। आज जैसे ही जजेस आकर बैठे तो अतर मिनल्ला साहब ने और आमिर फारूक साहब ने कहा कि पहले हम ये दरख्वास्त सुन लेते हैं जो मसूद चिश्ती साहब की है, जो कहते हैं कि मुझे भी बरी किया जाना चाहिए था, जिस बुनियाद पर डॉक्टर बाबर अमान को और जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी साहब को बरी किया गया है, तो मुझे भी जो है वो बरी किया जाए एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार देकर। उन्होंने कहा क्योंकि फैक्ट्स एक ही हैं, पहले हम ये सुन लेते हैं फिर हम आपका केस देख लेंगे। पहले उसके बाद अमजद परवेज़ साहब और आज़म तरट साहब और कुछ और वकला जो हैं वो पेश हुए। तो अमजद परवेज़ साहब को कहा अतर मिनल्ला साहब ने कि आप हमें फैक्ट्स बताएं। उन्होंने फैक्ट्स बताए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं वो बड़ी डिटेल से बता चुके हैं इमरान वसीम साहब कि ये एक नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट था, और इसके ऊपर इसमें इल्ज़ाम ये है कि जब ये मुआहदा किया गया एक गैर मुल्की कंपनी के साथ, उसके बाद इसकी मंजूरी देनी थी या इसके ऊपर कोई ओपिनियन देनी थी वजारत कानून ने, और जो उन्होंने ओपिनियन नहीं दी, उन्होंने मंजूरी नहीं दी, तो कहा जाता है कि उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हुआ, और उस ताख़ीर की वजह से उसकी लागत बढ़ गई, और पता नहीं 100 अरब से ज़ायद का मेरा ख्याल है इल्ज़ाम है कि 100 अरब से ज़ायद की जो है वो नुकसान हुआ कौमी ख़जाने को। इसमें अदालत को ये बताया गया कि जब ये मुआहदा होने से पहले
तो जो ड्राफ्ट था उसकी मंजूरी दी थी वजारत कानून ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुआहदे से पहले इस ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ की गई। जब मुआहदा हो गया तो उसके बाद फिर ये वजारत कानून को भेजा गया कि अब आप दोबारा इसकी मंजूरी दे दें। तो वजारत कानून ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि क्योंकि अब ये मुआहदा आप कर चुके हैं तो इसलिए अब हम इस पर कोई ओपिनियन, इसकी हम मंजूरी नहीं देंगे। ये उन्होंने रिटर्न जवाब दे दिया था। अदालत में जब आज ये लेटर पढ़ा गया तो उसने केस का सारा सिनेरियो जो है वो बदल दिया, क्योंकि अतर मिर्ज़ा साहब ने और आमिर फारूक साहब ने कई बार ये कहा कि हमारा तासुर ये था कि शायद डॉक्टर बाबा रमान ने या उस वक्त जो सेक्रेटरी कानून थे, जो 2-3 जो सेक्रेटरी कानून इस दौरान रहे हैं, शायद उन्होंने ये फाइलें छुपा ली थी, गायब कर दी थी और इस वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पाया। तो उन्होंने कहा हमारा इंप्रेशन तो ये था, लेकिन अब आप जो हमारे सामने लेटर रख रहे हैं उस लेटर के मुताबिक जब फाइनेंस जो है वजारत ख़जाना और वजारत पानी और बिजली जो है, उन्होंने जब ये मामला भेजा वजारत कानून को, वजारत कानून ने 10 दिन के अंदर अंदर इस पर जवाब दे दिया और ये कहा कि क्योंकि आप ये मुआहदा कर चुके हैं अब हम इस मुआहदे के ऊपर कोई इसको हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी राय थी जो वो राय दे चुके थे। अगर आपको इस राय से इख्तिलाफ था तो आप इस राय को जो है वो चैलेंज कर देते, आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते, आप अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को ये मामला उनके साथ डिस्कस करते। और उन्होंने कहा, सबसे पहले तो नैब को कहा कि हमें वो कानून दिखाएं कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत वजारत कानून को एक मुआहदा होने के बाद भी इसकी मंजूरी देनी चाहिए थी। जब ये मुआहदा हो गया था तो फिर उसके बाद क्यों वजारत कानून इसकी मंजूरी देती। और फिर अदालत ने इस हवाले से कुछ सवाल उठाए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ अजान होने के बाद। जी, तो हम बात कर रहे थे कि आमिर फारूक साहब और अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हमें वो कानून दिखा दें जिसके मुताबिक यह है कि जब आप मुआहदा एग्जीक्यूट कर चुके थे उसके बाद भी वजारत कानून जो है वो उसकी मंजूरी देती। अगर आपने कोई चेंजिंग्स की थी और आप खुद ये कह रहे हैं कि उन चेंजिंग्स का कोई खास असर नहीं था, तो फिर आपको वजारत कानून की मंजूरी की क्या ज़रूरत थी, फिर आप मुआहदे को आगे बढ़ाते। और फिर ये भी अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर वो उसके बाद ये ओपिनियन दे देते और वो ये कहते हैं कि ये मुआहदा नहीं आप कर सकते, आप ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए, फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल होते, पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट होती, पाकिस्तान के लिए नुकसान होता। और ये कहा गया कि आप ये देखें कि रैकोडिक समेत कई केसेस में पाकिस्तान को कितने भारी जुर्माने हुए। तो ये जो मामला होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहदे हों, उस मामले को नैब को बहुत एहतियात से देखना चाहिए। नैब बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है और बड़े संजीदा किस्म के मामला नैब के सामने आते हैं और इनके नताइज बहुत ही भयानक हो सकते हैं अगर नैब उनको प्रॉपर तरीके से डील ना करे। और ये भी कहा गया कि आप अपने आईओएस को ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि जो इस तरह के मामला होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको किस तरह से डील करना है। फिर अदालत की जानिब से कहा गया कि एक लम्हे के लिए हम ये जो है वो फ़र्ज़ करते हैं, ये आमिर फारूक साहब ने कहा कि उसके बाद वो ओपिनियन दे देते कि ठीक है जी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस मुआहदे को, नैब फिर उस पर रेफरेंस बना देता कि जी आप तो जब मुआहदा हो गया था, मुआहदा होने के बाद आप कैसे इसके ऊपर ओपिनियन दे सकते थे। जो चेंजिंग्स वहाँ जाकर की गई उनके पहले आपकी ओपिनियन नहीं ली गई, अब जब वो मुआहदा हो गया तो आपने उसके बाद कैसे उस मुआहदे की मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से बहुत सख्त सवालात का सामना करना पड़ा नैब को। और 17 बार ये 85 मिनट की समाअत में 17 बार अदालत की जानिब से पूछा गया कि हमें कोई 1 रुपए की करप्शन दिखा दें, हमें दिखा दें कि किसी ने कोई बेनिफिट लिया हो, किसी ने कोई फ़ायदा लिया हो, किसी के अकाउंट्स में पैसे गए हों। और ये अदालत की जानिब से कहा गया कि आप ये बताएं कि आप कहते हैं कि जी ताख़ीर हुई, तो ताख़ीर से जो ये लोग थे जिनको आपने मुल्ज़िम बनाए हुए हैं इनको क्या फ़ायदा हुआ। एक और भी अदालत की जानिब से बात की गई कि वजारत को तो सेक्रेटरी चला रहा होता है, आप जो है वो हर केस में वज़ीर को जो है वो मुल्ज़िम बना देते हैं। इसके बाद अदालत ने उनको ये कहा, जो मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, कि अगर वजारत कानून, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा वजारत कानून ने जब ये लिख कर दे दिया कि हम इसकी मंजूरी नहीं देंगे तो यही उनके ओपिनियन है, यही उनकी राय है। और अगर आपके आईओ को वो राय पसंद नहीं है तो ये कोई जुर्म नहीं है कि आपके नज़दीक ये जुर्म मान जाता है कि आईओ को ये राय उनकी ठीक नहीं लगती। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जो है वो उन्होंने एक राय अपनी दे दी थी। उसके बाद आपका काम था कि आप उसको चैलेंज करते, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को लिखते, उनकी ओपिनियन लेते, उनसे डिस्कस करते, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम अपनी जो एक आप जिम्मेदारी है वो पूरी कर दी है। फिर अदालत ने यह भी पूछा कि फिर आपको तो जो मुल्ज़िम बनाना चाहिए था वो तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो पावर मिनिस्ट्री है, आपको तो उनके लोगों को बनाना चाहिए था कि जब ये जवाब आ गया था तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है। फिर यह भी अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर उनकी राय गलत भी थी वजारत कानून की तो क्या गलत राय देना जुर्म है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि एक कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस से कानून को छोड़ दें, कॉमन सेंस से बताएं कि वकला से राय ली जाती है। पहले तो ये बताएं कि वकील से राय काम करने से पहले ली जाती है या काम करने के बाद ली जाती है। राय आप पहले लेंगे,
वजारत कानून से आप राय पहले लेंगे कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है, राय पहले ली जाती है। दूसरा यह है कि अगर उनकी राय गलत भी है, उन्होंने कहा जैसे आप वकला हैं, आप गलत राय भी दे देते हैं, और उन्होंने कहा हम जजेज हैं, हम फैसला देते हैं, हमारा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे देती है और कहती है तो उसके बाद क्या हमने कोई जुर्म कर लिया है कि हमने फैसला अपनी उसमें दानिश में हमने जो है वो एक ठीक फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखेगा नहीं ये फैसला ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसला दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये करेंगे जो आप कर रहे हैं तो ये तो आप पाकिस्तान में गवर्नेंस को रोक देंगे। यही वजह है कि शायद पाकिस्तान में गवर्नेंस नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत की गवर्नेंस में सबसे बड़ी हमें रुकावट जो है फिर यही मामला नजर आ रहे हैं। नैब नजर आ रहा है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो काम नहीं कर रहे, कोई ब्यूरोक्रेट दस्तखत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ये समझता है कि मैंने चाहे बगैर पैसे लिए मैंने फैसला किया और वो फैसला कल को गलत साबित हुआ तो मेरे खिलाफ नैब का केस बन जाएगा। इस मौके पे आज़म नज़ीर तलहट साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इस साल सर्दियों में पाकिस्तानियों को शदीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा गैस की, और उसकी वजह यह है कि LNG टर्मिनल जो है वो नहीं लगाया जा सका, और उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेट साइन करने को तैयार नहीं है। पहले भी जो LNG टर्मिनल लगे उनके ऊपर नैब के केसेस बना दिए गए, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही। अतर मिर्ज़ा साहब की जानिब से कहा गया कि नैब को ये देखना चाहिए कि जब आप किसी को मुलजिम बनाते हैं, उसके मीडिया में आ जाता है, हर जगह चला जाता है, तो उस शख्स की इज्जत जो है वो एक तरह से दागदार हो जाती है, उसके ऊपर हर्फ आ जाता है, उसके ऊपर बात आ जाती है, बाद में वो केस गलत निकले, वो बरी भी हो जाए तो उसकी वो जो नुकसान हो जाता है, जो उसकी तज़ीक होती है, जो उसकी तौहीन होती है, वो तो कभी भी वापस नहीं आ सकती। और फिर ये भी कहा गया कि अगर आप ये इस तरह के केसेस बनाएंगे प्रोसीजरल चीज़ों के ऊपर, कि यानी किसी ने एक फैसला किया और नेक नियति से किया, वो फैसला कल गलत साबित हुआ, और उस फैसले जो गलत फैसला साबित हुआ उससे अगर उसने कोई बेनिफिट नहीं उठाया, कोई पैसे नहीं लिए, कोई करप्शन नहीं की, कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया, तो आप जो है वो कैसे सिर्फ प्रोसीजरल चीज़ों को बुनियाद बना के कैसे उसके ऊपर केस बना सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो फिर कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं करेगा। ब्यूरोक्रेट्स की भी उन्होंने कहा इज्जत होनी चाहिए, उनका भी एक एहतराम होना चाहिए, और उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो जो चीज़ समझते हैं कि ये ठीक है वो करें। और अगर कल को कुछ चीज़ गलत साबित होती है और उसके ऊपर केस बनाना है तो पहले आप ये साबित करें कि उसने इससे कोई माली फ़ायदा जो है वो उठाया है। एक डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ जिसने इस केस का पांसा पलटा है, वो केस था, वो डॉक्यूमेंट था जो रिप्लाई था वजारत कानून का, जो रिप्लाई वो दे चुके थे, जिसमें वो 17 अप्रैल को 10 रोज़ बाद ही उन्होंने जवाब दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसकी मंजूरी नहीं देंगे क्योंकि ये मुआहदा आप साइन कर चुके हैं। इसके बाद अदालत की जानिब से नैब को ये कहा गया कि नैब जो है उसको इस तरह के प्रोसीजरल इश्यूज़ के ऊपर इस तरह के केसेस नहीं बनाने चाहिए। नैब को बड़ी करप्शन पकड़नी चाहिए, नैब का काम करप्शन पकड़ना है, नैब का काम इस तरह के प्रोसीजरल इश्यूज़ के ऊपर केसेस बनाना नहीं है। और अदालत की जानिब से कहा गया कि आप ये बताएं कि आप एक क्रिमिनल जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आप अब तक हमें नहीं बता सके कि इसमें जुर्म क्या है, आप अब तक हमें नहीं बता सके कि इसमें पैसे किसने कमाए हैं, किसने फ़ायदा लिया है, किसने ज़ाती फ़ायदा लिया है, तो इस चीज़ पे आप कैसे जो है वो केस बना सकते हैं। अदालत ने कहा कि ये नैब को एक मौके के ऊपर अतर मिर्ज़ा साहब ने, जो जाज़ेब बरवाना साहब हैं जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, वो अभी बैठे हुए थे, तो उनको बुलाया और कहा कि खुदा का वास्ता ये नैब क्या कर रहे हैं। नैब पाकिस्तान में जो है वो गवर्नेंस के साथ तबाहकुन खेल खेल रहा है। अगर आप यही इसी तरह के केसेस बनाते रहेंगे, कोई बंदा यहाँ पर, कोई ब्यूरोक्रेट यहाँ पर काम नहीं करेगा और उससे मुल्क को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। और आपको बहुत एहतियात के साथ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आप इस मामले को देखें। उसके बाद ये कहा गया नैब को कि आप अब जो फैक्ट्स तो यही हैं जो आपने इस केस में हमारे सामने रख दी हैं, अब आप बता दें कि क्या आपने जो डॉक्टर बाबर अवान की और जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी साहब की बरीयत को चैलेंज किया हुआ है, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा जी यही फैक्ट्स हैं और ये हमने आपके सामने रख दिया, इसके हवाले से हमें मज़ीद कुछ नहीं कहना। तो तीनों के ऊपर जो है वो फैसला महफूज हो गया। लेकिन अतर मिर्ज़ा साहब ने 3 बार ये कहा कि ये मामलात बहुत तशवीशनाक हैं, नैब के अपने मौक़िफ़ में तज़ादात हैं। एक तरह वो कहते हैं कि जो चेंजिंग्स हुई वो कोई मैटर नहीं करती थी, फिर वो कहते हैं कि वो चेंजिंग ज़रूर हुई, उसके बाद वज़ारत कानून को की मंजूरी ज़रूरी थी, और फिर वो ये कहते हैं कि जी वो ताख़ीर कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारे सामने रिकॉर्ड पे ये डॉक्यूमेंट आ चुका है कि उन्होंने तो अपना जवाब जो है वो जमा करा दिया था, अपना जवाब भिजवा दिया था। एक ऐसे डॉक्यूमेंट का भी हवाला देने की कोशिश की गई जो कि रेफरेंस का हिस्सा नहीं था, लेकिन उस पर अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट रेफरेंस का हिस्सा नहीं है उसको आप यहाँ पर पेश नहीं कर सकते। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट यानी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर और एक कमीशन भी बनाया गया, तो अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर ट्रायल नहीं होना था
तो फिर तो कमीशन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये लिखा हुआ है कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से असर लिए बगैर, उन पर असरअंदाज ये ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए, उसको फेयर ट्रायल जो है वो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी है कि अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बना के या उस रिपोर्ट को, एक जो रिपोर्ट कमीशन बनाया गया उसकी रिपोर्ट को बुनियाद बना के आप किसी को चार्जशीट कर रहे हैं, आपको तो जो है वो ट्रायल इंडिपेंडेंट करना है, बगैर उसका असर लिए, बगैर वो उसका इन्फ्लुएंस आप पे नहीं होना चाहिए। तो आपको तो इंडिपेंडेंटली ये देखना चाहिए था और ये तो केस बनता ही नहीं था, नैब को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। पूरी ईमानदारी से उन्होंने कहा बताएं क्या ये केस बनता था, और ये इस तरह से अगर चलता रहा तो ये मुल्क के लिए भी तबाहकुन होगा, ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा, ये गवर्नेंस के लिए भी नुकसानदेह होगा। और अगर इस तरह की जो गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहदे अगर उसमें इस तरह से नैब इंटरफेयर करेगा तो उससे पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट होगी। तो एक बड़ी मतलब एक इम्पॉर्टेंट समाअत थी नैब के लिए और इन सारे केसेस के लिए। आप देखते हैं इसके ऊपर फैसला कब तक आता है। जब इसके ऊपर फैसला आएगा तो हम उस फैसले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन यही हमें नज़र आया कि इस केस में कोई दम हम नज़र नहीं आया और लगता यही है कि डॉक्टर बाबर अवान की बर्रियत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मोहर जो है वो लगा दी जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।